सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स टू वीक वन। सो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल बेसिकली वो चीज़ है जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक डेटा सेट है जिसमें एज एक रैंडम वेरिएबल हो सकता है, या हाइट एक रैंडम वेरिएबल हो सकती है, या फिर वेट एक रैंडम वेरिएबल हो सकता है। फिर हम लोगों को पता है कि रैंडम वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक डिस्क्रीट होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्क्रीट वो होते हैं जो वैल्यूज होल नंबर्स में लेते हैं मेनली, और कॉन्टिन्यूस होते हैं जो वैल्यूज पॉइंट वगैरह में भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस डेटा सेट में एज एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, वहीं दूसरी तरफ हाइट एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। हर एक रैंडम वेरिएबल के पास एक रेंज होती है। सो अगर एज एक रैंडम वेरिएबल है तो उसकी रेंज क्या होगी? सो जो भी वो वैल्यूज ले सकता है वो उसकी रेंज हो गई। फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है जिसको हम शॉर्ट में पीएमएफ बोलते हैं। सो एक रैंडम वेरिएबल है, लेट से एक्स, जो कि है नंबर ऑन द डाई। तो आप डाई थ्रो करोगे तो जो नंबर आएगा वो एक्स डिनोट करता है। सो हर एक पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो टेबल बनती है उसको हम लोग पीएमएफ बोलते हैं। बेसिकली हमें पता है कि अगर पीएमएफ के सारी वैल्यूज का सम करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। फिर लेक्चर नंबर 1 वीक 1। सो इसमें सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ा है ज्वाइंट पीएमएफ के बारे में, ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स 2 पूरी तरीके से फोकस करता है कि हम लोग एक रैंडम वेरिएबल के बारे में ना पढ़े बल्कि दो या दो से ज्यादा रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़े। अभी स्टार्टिंग में हम लोग दो रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुअली हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे एन रैंडम वेरिएबल्स के लिए। सो ज्वाइंट पीएमएफ क्या होता है? सो एक्स और वाई दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं। टी सब एक्स रेंज है एक्स की, टी सब वाई रेंज है वाई की। ये नोटेशंस जो है वो थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स 2 ये ऐसे ही रहेंगे। सो पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई क्या है? तो उसको लिखा जाता है एफ सबस्क्रिप्ट एक्स वाई से। ये एक्चुअली में एक फंक्शन है, टी सब एक्स क्रॉस टी सब वाई से 0 to 1। सो बेसिकली हम अगर पूछें कि प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ x इज इक्वल टू टी वन एंड x इज इक्वल एंड y इज इक्वल टू टी टू पे, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे एफ एक्स वाई ऑफ टी वन कॉमा टी टू। जो पहला नंबर है वो डिनोट करा है कि x की वैल्यू टी वन पर है, और जो दूसरा नंबर है वो डिनोट करा है कि y की वैल्यू टी टू पर है। फिर उसके बाद में हम इस एंड को ड्रॉप कर देते हैं और कॉमा यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये टी वन टी टू क्या है? तो ये टी वन जो है वो रेंज ऑफ एक्स से आया है, और टी टू क्या है? वो रेंज ऑफ वाई से आया है। ओके, सो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो 2 डिजिट रैंडम नंबर एक बनाना है, सो 00 से 99 के बीच का। मैंने दो रैंडम वेरिएबल लिए हैं इसके लिए, x इज इक्वल्स टू यूनिट प्लेस पे और y इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलो 4। सो नंबर मॉड्यूलो 4 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो हमें मिलता है 4 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलता है वही हमारा नंबर मॉड्यूलो 4 है। सो x की रेंज क्या होगी? ऑब्वियस ही बात है, यूनिट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है 0 से लेकर 9 तक, तो वही लिखा हुआ है। सिमिलरली y की रेंज क्या होगी? सो y की रेंज होगी 0 1 2 3, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आइदर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे एक टेबल बनाई है ज्वाइंट पीएमएफ के लिए मैंने, और कुछ वैल्यूज लिखी हैं। सो T1 ये डिनोट कर रहा है इन वैल्यूज को, और यहाँ पे y की रेंज से वैल्यूज लिखी हुई हैं। सो 0 0 पे क्या वैल्यू आएगी? सो एफ एक्स वाई ऑफ 0 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सो अभी जो मैंने बताया उससे इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए और नंबर मॉड्यूलो 4 0 आना चाहिए, यानी कि 4 से डिवाइड करने पे भी हमें रिमाइंडर 0 बचे मिले। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं 0 0 से 99 के बीच में? तो 0 0 है, 2 0 है, 4 0 है, 6 0 है एंड 8 0 है। सो यही हमारे पास में 5 नंबर्स हैं, इसीलिए यहाँ पे 5 रखा है, और टोटल नंबर्स कितने हैं? 100। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/20। यहाँ पे 0 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं इस जगह पे कि एफ एक्स वाई ऑफ 0 1, मतलब एक ऐसा नंबर जो एंड होता हो 0 के साथ में, मतलब उसका लास्ट यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 हो और 4 से डिवाइड करने पे 1 आता हो, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये हो जाएगा क्या? 0/100।
इसीलिए इसका आंसर 0 आ गया। फिर उसके बाद में लेक्चर नंबर 2, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा मार्जिनल पीएमएफ के बारे में। सो ज्वाइंट पीएमएफ हमें समझ में आ गया। अब ज्वाइंट पीएमएफ मुझे दिया हुआ है पहले से, अब हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल पीएमएफ निकालना है। उस इंडिविजुअल पीएमएफ को ही क्या बोलते हैं, ज्वाइंट पीएमएफ बोल देते हैं। सो एफ एक्स वाई मुझे पहले से पता है, मुझे इंडिविजुअल पीएमएफ निकालना है। सो इंडिविजुअल पीएमएफ कैसे निकाला जाता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स ऑफ टी इज, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए एक्स इज इक्वल टू टी पे। तो इसको निकालने का ये तरीका है कि जिस जगह पे आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, उसको तो वैसे ही रखना है, और दूसरा वाला जो वेरिएबल है, जो वैल्यूज हो सकती हैं उसमें, वो चेंज करते चले जाना है, ठीक है, और उसके ऊपर सम अप कर देना है। तो सम ओवर एवरीथिंग व्हाट विच यू डू नॉट वांट एक्चुअली। सो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो इसका एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर ये मुझे जो भी यहाँ पे येलो में लिखा हुआ है वो गिवन है पार्ट। सो मेरे पास एक दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनका ज्वाइंट पीएमएफ मुझे दे रखा गया है। तो अब मुझे पता करना है कि एफ एक्स ऑफ जीरो क्या होगा। तो एफ एक्स ऑफ जीरो क्या होगा, सो मैं ज्वाइंट पीएमएफ में एक्स की जगह तो जीरो ही रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जीरो के लिए पता करना है, पर वाई की जो जो वैल्यूज हो सकती है उसके ऊपर सम करना है मुझे। तो वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है और वन भी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने ऐसा करा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/4। सिमिलरली इसकी वैल्यू कितनी है, वो भी 1/4 है, यहाँ से आप देख सकते हो इन दोनों जगह से। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो ये आ गया हाफ, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके से आप ऐड करोगे तो ये सम अप होके हाफ आएगा। सिमिलरली इस तरीके से ऐड करोगे तो ये सम अप होके हाफ आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एक्स का पीएमएफ होगा, ये 0 पर और ये 1 पे। सिमिलरली अगर आप इस तरीके से ऐड अप करोगे तो आप देख सकते हो कि y की वैल्यू वही कांस्टेंट रही, x चेंज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पीएमएफ आ जाएगा y के लिए, ठीक है। अब केस 1 और केस 2 में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम ये देख सकते हैं कि इनके जो मार्जिनल्स हैं वो तो सेम आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के मार्जिनल्स जो हैं वो तो सेम आ रहा है, लेकिन इनके जो जॉइंट है वो डिफरेंट है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि अगर हमें जॉइंट पीएमएफ पता है तो मार्जिनल जो आप निकालोगे उससे जॉइंट पीएमएफ की मदद से वो तो यूनिक आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मार्जिनल पता है सपोज के लिए, और उससे अगर आप जॉइंट निकालना चाहोगे तो वो यूनिक नहीं होता है। तो उसी का एक काउंटर एग्जांपल ये बेसिकली दे रखा गया कि मार्जिनल तो सेम है पर उनके जो जॉइंट है वो डिफरेंट है। ओके, फिर लेक्चर नंबर 3। सो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया गया वो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल गिवन एन इवेंट। सो बेसिकली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा है जो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स 1 में पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड है ये। सो एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, ए कोई एक इवेंट है। सो अब मैं पूछ रहा हूँ कि एफ एक्स गिवन ए, इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे बताओ कि एक्स की वैल्यू जब टी होगी गिवन कि ए हो चुका है पहले से। सो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमें पता है जो भी चीज़ गिवन होती है वो डिवीजन में चली जाती है, और जो भी चीज़ होनी है और हो चुकी है उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो टॉप में आ जाता है न्यूमरेटर में। सो यही चीज़ यहाँ पे इसी से फॉर्मूला ये बना हुआ है। उसके बाद में एक्स गिवन ए की रेंज डिफरेंट हो सकती है एक्स की रेंज से, इंडिविजुअल रेंज से, ठीक है। क्योंकि एक्स गिवन ए का मतलब क्या है कि ए हो चुका है तो एक्स उसके हिसाब से अपने आप को अब एडजस्ट करेगा, ठीक है। और टी एक्स का मतलब क्या है, पूरी रेंज जो भी एक्स की है, ठीक है। अभी इसको एक एग्जांपल से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है काफी। इसमें क्या हो रहा है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल गिवन अनदर, मतलब दो रैंडम वेरिएबल्स है मेरे पास में, उनका जॉइंट पीएमएफ है मेरे पास में। अब मैं ये निकाल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कि y की वैल्यू टी प्राइम की क्या प्रोबेबिलिटी है जब मुझे पहले से पता है कि x वैल्यू t ले चुका है। सो अगेन बिल्कुल सेम जैसा अभी पिछला वाला देखा था वैसे ही होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू टी प्राइम कॉमा एक्स इज इक्वल टू टी। सो बेसिकली ये दोनों एक सेम टाइम पे हो रहे हैं डिवाइडेड बाई जो हो चुका है विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसी फॉर्मेट को हम लोग अभी जो हम लोगों ने नया नोटेशंस देखे हैं उसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं,
सो ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ एक्स वाई ऑफ टी कॉमा टी प्राइम, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी एफ एक्स ऑफ टी। सिमिलरली इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, कंडीशनल की तरह लिख सकते हैं, एफ वाई गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू टी एट टी प्राइम। अब अगर ये वाली चीज़ मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसको हम लोग बार बार यूज भी करेंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को सही से देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ज्वाइंट पीएमएफ जो होता है एक्चुअली में वो होता है कंडीशनल पीएमएफ इनटू आपका मार्जिनल पीएमएफ के। ठीक है, सो ये वाला देखिए ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा गया, ये वाला जो है कंडीशनल पीएमएफ दे रखा गया, और ये क्या है मार्जिनल पीएमएफ दे रखा गया। ठीक है, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बार बार हम लोग यूज करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए, सो मान लेते हैं कि T1 जो है x एक रैंडम वेरिएबल है, y एक रैंडम वेरिएबल है, x जो है वो वैल्यूज लेता है 0 1 2, सिमिलरली y एक वैल्यू लेता है 0 और 1। ठीक है, उसका ज्वाइंट दे रखा गया, मैंने मार्जिनल फाइंड कर लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। सो अगर मुझे निकालना है एफ वाई गिवन दैट एक्स इक्वल टू 0, और y की वैल्यू किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई ऑफ 0 0, यानी कि मुझे क्या चाहिए, वो वैल्यू 0 0 पे जो ज्वाइंट में है दी है। सो इट इज़ 1/4, ये मुझे पता है, डिवाइडेड बाई जो गिवन होता है, सो एफ एक्स ऑफ 0, इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल पे मतलब एक्स जब वैल्यू 0 लेता है तब क्या प्रोबेबिलिटी होती है, सो इट इज़ 3/8। तो यहाँ 3/8 पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी करा गया है। फिर उसके बाद में लेक्चर नंबर 4, सो लेक्चर नंबर 4 में एक एग्जांपल दिया हुआ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कि एक डाई को थ्रो करा गया है, और डाई पे जो भी वैल्यू आती है उसके हिसाब से एक हम लोगों ने कॉइन को टॉस करा है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स एक कॉइन को टॉस करा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई। सो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है नंबर शोन ऑन द डाई, तो डाई थ्रो करने पे जो भी नंबर आएगा वो एक्स है। वाई क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। सो बेसिकली जो भी नंबर आएगा डाई पे उतनी बार मैं कॉइन को टॉस करूंगा और फिर काउंट करूंगा कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। सो रेंज ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। रेंज ऑफ वाई कितनी हो जाएगी, सो या तो एक भी हेड नहीं आएंगे, या तो हो सकता है डाई को थ्रो करूं तो 6 आ जाए, और फिर 6 बार अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो 6 बार हेड आ जाए। तो मैक्सिमम हेड्स कितने आ सकते हैं 6, और मिनिमम हेड्स कितने आ सकते हैं 0, और उनके बीच में सारे आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। सो एक्स किसको फॉलो करेगा, सो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, विद अ रेंज ऑफ 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली वाई, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि y गिवन x इज इक्वल टू टी, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि पहले तो डाई पे कुछ नंबर आएगा ना, उसी के हिसाब से हम कॉइन को टॉस करेंगे। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल को, क्योंकि बाइनोमियल में क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये है नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके, और ये वैल्यू किसकी है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो एफ एक्स ऑफ टी इज 1/6, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि एक्स एक यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो इसके किसी भी वैल्यू पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी। अब हमें इसके लिए निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी, अब मान लेते हैं कि x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू टी का क्या मतलब है कि मैंने डाई को थ्रो करा है और डाई पे t आया है, तो अब t आया है डाई पे, तो मैं पूछ रहा हूँ कि t प्राइम y की t प्राइम की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कितनी बार मुझे सक्सेस मिलेगी, मतलब हेड मिलेगा बेसिकली। सो t चूज t प्राइम हाफ ऑफ t प्राइम। सो बेसिकली क्या होता है कि आउट ऑफ t ट्रायल्स हमें क्या मिला, t प्राइम बार हमें सक्सेस मिली, फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर t प्राइम, ठीक है, जितनी बार हमें सक्सेस मिली, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर t माइनस टी प्राइम। सो ये हो गया हमारा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि ज्वाइंट इज इक्वल टू मार्जिनल इनटू ज्वाइंट इज इक्वल टू मार्जिनल इनटू कंडीशनल, वही वाला ये फॉर्मूला है। ठीक है, जब आप वैल्यू रख दोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसी से ये टेबल पूरी बनाई जा सकती है।
तो इस तरफ में क्या लिखे हुए हैं, ये सारे एक्सेस लिखे हुए हैं, ये सारे वाई लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो मैंने एक वैल्यू खाली निकाल के दिखाई है कि कैसे आई है। सो 1 0 यानी कि एक्स वैल्यू ले रहा है 1 और वाई वैल्यू ले रहा है 0। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में आप पुट करिए और आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। फिर उसके बाद में लेक्चर नंबर 5। सो लेक्चर नंबर 5 में अब जो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग से लेक्चर जो पढ़े थे उसी चीज को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब जॉइंट पीएमएफ पढ़ेंगे, लेकिन अब जॉइंट पीएमएफ दो रैंडम वेरिएबल्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एन रैंडम वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे। सो x1 x2 से लेके xn तक एन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनकी रेंज। अब रेंज लिखने का तरीका क्या है, x सब i। ठीक है, x सब i की रेंज क्या हो जाएगी, t सबस्क्रिप्ट xi, ये उसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, जो मेन जो कोर लर्निंग है वो सेम है बिल्कुल एकदम वैसे ही, बस यहाँ पे n रैंडम वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, अगेन ये भी फंक्शन है किसका, सबका इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे से लेके 0 1 तक। फिर इसको कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मेट वही है, f ऑफ x1 x2 xn तक। ठीक है, जहाँ पे x1 वैल्यू ले रहा है t1, x2 वैल्यू ले रहा है t2, सिमिलरली xn वैल्यू कितनी ले रहा है, tn ले रहा है। इसका मतलब क्या है, अगेन वही मतलब है कि x1 इज इक्वल टू t1 एंड x2 इज इक्वल टू t2 एंड सिमिलरली xn इज इक्वल टू tn, जब ये सारी चीजें होंगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तीन रैंडम वेरिएबल लेके। सो ये एक एग्जांपल है, 3 डिजिट नंबर 000 से 999 के बीच में तीन रैंडम वेरिएबल्स है मेरे पास में। सबसे पहला x रैंडम वेरिएबल है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, सो लेफ्ट से पहली डिजिट। फिर y दूसरा रैंडम वेरिएबल है जो कि है नंबर मॉड्यूलो 2। फिर z तीसरा रैंडम वेरिएबल है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट। मैंने इन तीनों की रेंज लिखी है। ठीक है, इनकी इनकी रेंज तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस ही बात है कि राइट और लेफ्ट में वो 0 से 9 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ आई कितनी होगी, 0 और 1 ही होगा, क्योंकि आप अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो आइदर रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक है, सो एफ एक्स वाई जेड ऑफ 0 0 0, अब ये वैल्यू क्या होगी, तो ये एक्चुअली में होगा, अब मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल इलेबरेट करके लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर स्टार्ट्स विद 0, मतलब नंबर स्टार्ट होना चाहिए 0 से, यही तो मतलब है पहले वाले का। फिर एंड नंबर इज इवन, क्यों, क्योंकि इस 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास 0। ठीक है, तो इसका मतलब है नंबर इवन होगा तभी रिमाइंडर 0 आ सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है नंबर इज इवन। और फिर इस 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब है z इज इक्वल टू 0, मतलब कि फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट इज 0। ठीक है, सो नंबर एंड्स विद 0 बेसिकली। सो ऐसे कितने नंबर है, तो 0 0 0, फिर 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0 एंड ये सारे ही नंबर्स है, तो टोटल 10 नंबर्स हैं आउट ऑफ 1000। सो यही हो जाएगा आपका सॉल्व होके इसका जॉइंट पीएमएफ। ठीक है, तो ये जॉइंट पीएमएफ है तीन रैंडम वेरिएबल्स का। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से ये और ये वाली वैल्यूज भी निकाली गई हैं, आप खुद ट्राई करके देख सकते हो एक बार। फिर लेक्चर नंबर 6। सो लेक्चर नंबर 6 में अब मार्जिनल को जनरलाइज करा गया। तो जैसे हम लोगों ने मार्जिनल पढ़ा था, जहाँ पे हमें जॉइंट पीएमएफ किसका दिया था, दो रैंडम वेरिएबल्स का जॉइंट पीएमएफ दिया हुआ था। अब यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल्स का जॉइंट पीएमएफ नहीं दिया हुआ है, अब हमें n रैंडम वेरिएबल्स का जॉइंट पीएमएफ दिया हुआ है। तो x1 से लेके xn तक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं n। अब हमें क्या दिया हुआ है, जॉइंट पीएमएफ दिया हुआ है, लेकिन n रैंडम वेरिएबल्स का जॉइंट पीएमएफ दिया हुआ है। ठीक है, सो अब हम लोग इंडिविजुअल जो है रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ कैसे निकालेंगे, जिसको हम मार्जिनल बोलते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है, जिस पे भी निकाल रहे हैं उसको वही रखेंगे, बाकी सबकी रेंज में जो जो वैल्यूज आ सकती हैं उनको चेंज कर करके ऐड करते रहेंगे। ठीक है, सो उसी तरीके से मार्जिनल भी निकल आएगा। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। तो टॉस अ कॉइन थ्राइस, तो एक कॉइन को हम लोगों ने 3 बार उछाला है। तो हम लोग 1 नोट करते हैं, अगर हेड आता है तो एथ टॉस पे, और 0 नोट करते हैं अगर एथ टॉस पे टेल आता है। मतलब कि मेरे पास 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं बेसिकली। तो x1 है, x2 है, x3 है। x1 किसको डिनोट कर रहा है, x1 डिनोट कर रहा है कि पहली बार सिक्का उछालने पे क्या आएगा। दूसरा x2 क्या डिनोट कर रहा है कि दूसरी बार सिक्का उछालने पे क्या आएगा। और x3 क्या डिनोट कर रहा है कि तीसरी बार सिक्का उछालने पे क्या आएगा। तो x1 वैल्यू 1 लेता है अगर पहली बार सिक्का उछालने पे हेड आता है। सिमिलरली x1 वैल्यू 0 ले लेता है अगर पहली बार सिक्का उछालने पे टेल आ जाता है। तो
तो अब इसका ज्वाइंट पीएमएफ मुझे दिया हुआ है पहले से, ठीक है। सो ज्वाइंट पीएमएफ है मेरे पास में, ये दिया हुआ है कि किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे ज्वाइंट पीएमएफ वो क्या कितना होगा, 1/8 होगा। अब मुझे ये पता करना है कि मार्जिनल क्या होगा x1 का 0 पे। सो एफ x1 ऑफ 0, तो आप देख सकते हो कि x1 ऑफ 0 पे तो हर जगह यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, बाकी वैल्यूज जो है वो बदल सकती हैं बस खाली। सो बाकी क्या क्या हो सकता है, 0 0 का कॉम्बिनेशन आ गया, 0 1 आ गया, 1 0 आ गया और 1 1 आ गया, ठीक है। अब ये आया क्यों, क्योंकि x1 x2 और x3 तीनों वैल्यूज क्या ले सकते हैं, उनकी रेंज क्या है बेसिकली 0 और 1, बस यही दो है। तो 0 और 1 से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो यही आ गया। अब ये क्या है, ये ज्वाइंट पीएमएफ से निकालना पड़ेगा। तो ज्वाइंट पीएमएफ दिया हुआ है किसी भी वैल्यू पे 1/8 ही रहता है। सो इसका भी 1/8, सिमिलरली इसका भी 1/8, सिमिलरली इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, सम अप करेंगे तो सॉल्व करके 1/2 आएगा, ठीक है। ओके, फिर सिमिलरली एफ एक्स वन एट 1 भी आप निकाल सकते हो, इसी तरीके से आएगा, वो भी हाफ आएगा। और आप चेक कर सकते हो कि ये पीएमएफ सही है, क्योंकि इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ओके, फिर उसके बाद में बताया गया है कि जो मार्जिनलाइजेशन होता है, अब क्योंकि अभी तक तो हमारे पास में जो है स्टार्टिंग में हम लोगों ने 2 रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करा था मार्जिनलाइजेशन पढ़ना। अब हमारे पास अगर ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स हो, जैसे मेरे पास 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, तो इनका जो ज्वाइंट है वो ये होगा, ठीक है। अब इनको भी मार्जिनल बोलेंगे, और अगर 2 को ले लें, अगर सिर्फ 2 को ले लेंगे तो उनको भी तो मार्जिनल बोलना पड़ेगा। सो एफ एक्स वन एक्स टू या एफ एक्स वन एक्स थ्री, इनके ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, इनको भी बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। सो ये एक जो चीज़ है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है डिफरेंट, कि बेसिकली अगर 3 है या 3 से ज़्यादा है तो एक तो ज्वाइंट बन गया, पर उन एक इंडिविजुअल मार्जिनलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर उनके कॉम्बिनेशंस ले लेंगे कि 2 को उठा के ले लिया एक साथ में, तो वो भी तो मार्जिनलाइजेशन होगा। तो उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही सेम है। तो अगर मैं एफ एक्स वन एक्स टू मतलब ज्वाइंट निकाल रहा हूँ बेसिकली ये एक्स वन एक्स टू का एट T1 T2 पे, तो कैसे निकालेंगे, वही चीज़ है कि उस पर वैल्यू सेम रहेगी, वही रहेगी, चेंज नहीं करना है। जो बाकी बचा हुआ बस उस पर चेंज करते रहो उसकी रेंज के हिसाब से और सम कर दो, ठीक है। इससे ही आंसर आएगा आपका जो भी, वही आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा। सो मार्जिनलाइजेशन इज सम ओवर एवरीथिंग यू डू नॉट वांट। सो बेसिकली हम मार्जिनलाइजेशन कैसे करते हैं, सम करते हैं जिन जिन चीज़ों को हमें नहीं चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें T3 वाला चीज़ नहीं चाहिए तो हम उसके ऊपर सम कर रहे हैं उसकी वैल्यूज बदल बदल के। फिर एक छोटा सा एग्जांपल, तो इसमें 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनका जॉइंट ये दे रखा गया है, और इनकी वैल्यूज जो है अब आप देख सकते हो कि रेंज ऑफ T1 अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, 0 और 1 हो जाएगी। फिर रेंज ऑफ T2 अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगी, तो वो भी हो जाएगी 0 और 1। और रेंज ऑफ T3 कितनी हो जाएगी, सॉरी x3 कितनी हो जाएगी, 0 1 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे T1 नहीं होगा, T1 तो ये वैल्यूज ले रहा है, तो यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 होगा। ओके, सो ये हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये जॉइंट दे रखा है। तो जॉइंट पीएमएफ हमें पहले से ही गिवन है मेरे पास में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मार्जिनलाइजेशन निकालना हूँ। सो एफ एक्स वन एक्स टू एट 0 0 निकालना है मुझे। तो ये कैसे निकालेंगे, सो देखिए मैं जॉइंट में क्या कर रहा हूँ, जॉइंट में ऐड कर रहा हूँ, x1 x2 की वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो x1 और x2 की वैल्यू देखिए 0 0 ही रह रही है हमेशा, ठीक है। जो तीसरा वाला टर्म है x3 जो रैंडम वेरिएबल है मेरे पास में, उसकी जो जो वैल्यूज हो सकती हैं वो रख के ऐड कर रहा हूँ। तो 0 1 2 हो सकती है, तो उनको अलग अलग रख के उनके मार्जिनलाइजेशन को ऐड करा। सो 1/9 1/9 1/9 सब पे देख सकते हैं, सॉरी 1/9 ही आ रही है सब पे। सो 1/9 1/9 1/9, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 3/9 आ जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे भी निकाल सकते हैं। सो एफ एक्स वन एक्स टू का मार्जिनलाइजेशन करने पे क्या आएगा, ये टेबल बनेगी आपकी, ठीक है। बेसिकली है तो ये ज्वाइंट पीएमएफ ही x1 x2 का, पर इस सेंस में हम उसको मार्जिनलाइजेशन बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग में था वो क्या था, 3 रैंडम वेरिएबल्स का ज्वाइंट पीएमएफ था, ठीक है। ओके, सो इसी चीज को जनरलाइज कर देते हैं
इसी चीज़ को और ज़्यादा जनरलाइज फॉर्मेट में लिखा है बस खाली, कि जिन जिन को निकालना है, जिन जिन का आपको निकालना है जॉइंट बेसिकली, या जिन जिन का मार्जिनलाइजेशन करना है, तो उनकी वैल्यूज तो सेम रखनी पड़ेंगी और बाकी वैल्यूज को चेंज करते रहो और उन सबका क्या करना है, सम कर देना है बेसिकली। ठीक है, सो जो मेन आइडिया वो सेम है। फिर लेक्चर नंबर 7। सो लेक्चर नंबर 7 में क्या करा गया, कंडीशनिंग विद मल्टीपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। सो मेरे पास मान लेते हैं 4 रैंडम वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मेरे पास 4 रैंडम वेरिएबल्स हैं, हर एक के पास एक रेंज है। A wide variety of conditioning is possible when there are many random variables। ठीक है, अब जो कंडीशनिंग बनेगी वो बहुत वैरायटी की बन सकती है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल ये बन सकता है कि x1 की प्रोबेबिलिटी जब मुझे पता है कि x2 की वैल्यू t2 है, या फिर मैं ये बोल दूं कि x1 और x2 की प्रोबेबिलिटी जब x3 की वैल्यू t3 है। ठीक है, सो बेसिकली कई सारे कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इस चीज़ को पहले मैं कैसे लिखूंगा, तो इस चीज़ को ऐसे ही लिखेंगे कि f ऑफ x1 गिवन दैट x2 इज इक्वल टू t2 ऑफ t1 t2। अगेन कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था, कि क्या हो जाएगा यहाँ पे कि f x1 x2 ऑफ t1 t2, मतलब जो हो चुका है और जिस पे निकालना है उनका इंटरसेक्शन जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और जो चीज़ गिवन है वो डिनोमिनेटर में आपका था। ठीक है, यही सेम काम इसके लिए भी यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। कि अब मुझे क्या पूछा गया, अब मुझे पूछा गया कि x1 और x2 पे क्या होगा जब x3 गिवन है। सो अगेन इन तीनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, और जो चीज़ गिवन है वो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है मेरे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x1 के लिए पूछा गया है और ये दोनों दो चीज़ें गिवन है मेरे पास में। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक एक चीज़ गिवन थी, इसमें मेरे पास में दो चीज़ें गिवन है। तो दो चीज़ें गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में जॉइंट लगेगा फिर। तो इसीलिए यहाँ पे जॉइंट पीएमएफ आया है x2 और x3 का। ठीक है, एट t2 t3। तो जो चीज़ गिवन होती है वो डिनोमिनेटर में होता है, ऊपर क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है सारी चीज़ों का, जो चीज़ हो चुकी है और जिस चीज़ पे आप निकाल रहे हो बेसिकली। ठीक है, फिर एक लास्ट एग्जाम्पल ये वाला, इसमें 4 रैंडम वेरिएबल्स है मेरे पास में और उनका जॉइंट दे रखा है मुझे। आप देख सकते हैं वैल्यूज क्या क्या ले रहे हैं ये, और जो जॉइंट दे रखा गया। अब यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ कि x1 की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट x2 इज इक्वल्स टू 0, तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि x1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब मुझे पहले से पता है कि x2 0 वैल्यू ले चुका है। तो क्या हो जाएगा, f x1 x2 एट 0 0। ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ x2 ऑफ 0। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिए कि x1 इज इक्वल टू 0 पे मैं निकाल रहा हूँ। सो ऊपर तो इंटरसेक्शन हो गया दोनों का, और नीचे क्या हो गया, डिवाइड बाई में क्या हो गया जो गिवन था मुझे। ओके, सो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, सो एफ x1 x2 ऑफ 0 0। तो ये आपको कैसे निकालना पड़ेगा, अब इसके लिए आपको मार्जिनलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। सो जब आप मार्जिनलाइजेशन करोगे तो आप पाओगे कि 0 0 x1 और x2 पे 0 0 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो x1 x2 पे 0 0 एक जगह तो ये आ रहा है देखो, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। ठीक है, और कहीं पे आ रहा है नहीं, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। तो इन चारों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/12, वही वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, सिमिलरली एफ x2 ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब है कि x2 पे जहाँ जहाँ 0 आ रहा है तो मार्जिनलाइजेशन करके निकालना पड़ेगा। सो x2 पे देखिए कहाँ कहाँ 0 आ रहा है। सो ये सॉरी एक ये 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो टोटल 7 जगह आ रहा है। ठीक है, सो इन सबको ऐड करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 7/12 आ रहा है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4/7 आ जाएगा। सिमिलरली आप ट्राई कर सकते हो एफ x1 गिवन दैट x2 इज इक्वल टू 0 एट 1 की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या हो रहा है कि x1 का पूछा गया है कि x1 की वैल्यू 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब मुझे पहले से पता है कि x3 की वैल्यू 0 है
और x4 की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो ऊपर तो इन सब का इंटरसेक्शन हो जाएगा बेसिकली कि x1 f ऑफ x1 x2 x4 0 0 1। तो देखना है कि 0 0 1 कहाँ कहाँ आता है, तो 0 0 1। ओके, सो 0 0 1 देखिए एक यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, फिर 0 0 1 अगेन, तो यहाँ पे भी आ रहा है, फिर कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये बेसिकली 0 0 1। ओके, 0 0 0 1 x4 पे। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली 2 होना चाहिए कायदे से। ठीक है, फिर उसके बाद में x3 x4 f ऑफ x3 x4, यानी कि x3 पे 0 और x4 पे 1। सो x3 पे 0 और x4 पे 1, तो एक जगह ये आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो इट इज़ 3/12। ठीक है, सही है, इन तीनों को ऐड करने पे 3/12 भी आएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपका 2/3 वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, लास्ट थिंग कि फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। सो कंडीशनिंग अगर आपके पास गिवन है, मान लेते हैं आपके पास में 4 रैंडम वेरिएबल्स हैं और उनका जो जॉइंट पीएमएफ है वो आपको गिवन है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं चीज़ों को, कैसे उसकी फैक्टरिंग कर सकते हैं बेसिकली। तो फैक्टरिंग बहुत तरीके से हो सकती है, एक तरीका से करके यहाँ पे मैंने दिखाया कि हम पहले ये मान लें कि x1 इज इक्वल्स टू t1, मतलब x1 प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ x1 इज इक्वल टू t1 पे, जब मुझे पता है कि ये बाकी सारी चीज़ें गिवन है। अब मैं इन चीज़ों को गिवन मान लूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है अगले वाले टर्म में, आप देख सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू t2। फिर मैं बाकी चीज़ें जो बची x2 के साथ में उनको गिवन मान लूँगा। फिर सिमिलरली इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम लोग इसी तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 is equal to t2 given that x3 is equal to t3 and x4 is equal to t4। ठीक है, और फिर फर्दर जो ये दो चीज़ें बची इनको भी फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे मेन कहने का मतलब है वो बस इतना है कि अगर कोई 4 चीज़ें हुई हैं, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू t1 एक चीज़ है, x1 x2 इज इक्वल टू t2 एक दूसरी चीज़ है, x3 इज इक्वल टू t3 एक तीसरी चीज़ है, और x4 इज इक्वल टू t4 एक चौथी चीज़ है। तो आप चाहे तो कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ t1 की जब ये तीनों हो चुके हैं, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी बताओ t2 की जब ये दोनों हो चुके हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी बताओ t3 की जब ये हो चुका है। ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है, सो बेसिकली जैसे हम लोगों ने कंडीशनल पढ़ा था उसमें 2 ही थे, तो 2 को जैसे लिखते थे, अब यहाँ पे 4 है, तो इसकी फैक्टरिंग अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।